हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और कोरोना की इस दूसरी महामारी में मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे कुछ काम किया जाए। और बच्चों ने भी गुजारिश किया था कि सर वीडियो बना करके या ऑनलाइन क्लास चला करके कुछ मार्गदर्शन करें, और उसी बात को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और कोशिश करें कि वीडियो को ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, आज का जो विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान और इस भारतीय संविधान में पढ़ेंगे हम लोग अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों या अनुसूचियां अनुसूचियां अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचियां या शेड्यूल्स का दें, SCHEDULES होता है शेड्यूल्स, ये अनुसूचियां। तो अनुसूचियों के बारे में आज हम A to Z जानेंगे। इनसे आने वाले कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को भी देखेंगे और अनुसूचियों को भी देखेंगे कि अनुसूचियां क्या होती हैं और ये परीक्षा के लिए कैसे हमारे लिए उपयोगी होंगी, कैसे बीपीएससी की परीक्षाओं में या यूपीएससी की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में या फिर अन्य किसी भी परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखेंगे। पहले तो देखेंगे, इसको फॉर्मेटिंग कर लें कि अनुसूचियां क्या है। ठीक है, कुल अनुसूचियां कितनी है यह भी देख लेंगे, और क्या क्या वर्णन है, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, क्या क्या वर्णन है, इसको देखेंगे। अगर हम इतनी बातों को देख लेंगे तो अनुसूची जो है और इससे संबंधित जो आने वाले प्रश्न हैं उसको हम आसानी से देख सकेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर अंत तक इसे जरूर देखें। ठीक है, अब देखेंगे कि अनुसूचियां क्या हैं। तो आप जानते हैं कि भारत का संविधान एक कानूनी दस्तावेज है या एक कानूनी किताब है या कानूनों का संग्रह है, और उसमें कानून दिए गए हैं। तो जैसे आप किताब खरीदते हैं और उस किताब में आप देखते होंगे कि विषय सूची दिया हुआ है, चैप्टर्स दिए हुए हैं और उस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे कंटेंट्स दिए रहते हैं। ठीक उसी तरीके से भारत का जो संविधान है उसमें विषय सूची के रूप में अनुसूचियां दी गई हैं। तो अनुसूचियों का हम लोग महत्व यह है कि भारत का संविधान का अगर हम किताब खोलें और विषय सूची को ही पढ़ लें, या कोई विदेशी भी हमारे भारत के संविधान को पढ़ने की कोशिश करता है या जानना चाहता है तो विषय सूची देख करके ही पता कर लेगा कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें, क्या क्या बातें रखी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनुसूचियों का महत्व है। और क्या है अनुसूचियां? तो हमारे यहाँ जो किताब में विषय सूची दिया रहता है, जस्ट लाइक हमारे संविधान में भी अनुसूचियां दी हुई हैं। अब कहता है कि कितनी है, तो कहता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में यह जो है और 4 बढ़ करके इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, लेकिन 4 फिर जोड़ा गया, और इस तरीके से हमारा संविधान जो है में मूल ये अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। और आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, और ज़्यादा धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है यह कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो 12 है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 8 है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के संविधान में मूल अनुसूचियों के अलावा कुल कितने और भाग जोड़े गए या कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, तो 4। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और खूब पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कि क्या क्या वर्णन है। तो जो 12 अनुसूचियां हैं, इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या वर्णन है, इसको हम एक एक कर करके देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, अनुसूचियों को। देखेंगे अनुसूची 1। अनुसूची 1 देखेंगे। एक में संघ, राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों की चर्चा है, एवं
केंद्र शासित राज्यों की चर्चा है। भारतीय संविधान की अनुसूची 1 को देखेंगे तो वहां पर संघ, राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों की चर्चा है। और बाद में जानते हैं कि भारत में एक केंद्रीय सरकार है, एक केंद्र है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में एक केंद्र है हमारे यहाँ, जो दिल्ली की सरकार होती है या केंद्रीय सरकार है। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में भी इनकी अपनी सरकारें हैं, अलग अलग सरकारें हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान स्थिति बताएं। लेकिन 15 अगस्त 1947 की स्थिति को देखें, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देखेंगे तो भारत के संविधान में 8 प्रांत थे और लगभग 562 देसी रियासतें थी। 8 प्रांत थे और 562 देसी रियासतें थी। ठीक है। और अब आगे चल करके देखेंगे कि धीरे धीरे जो है इन प्रांतों की संख्या बढ़ करके आज देख रहे हैं कितना है, 28 है। और यह देसी रियासत लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ केंद्र शासित राज्य हैं कितने, तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आपको बता दें इन प्रांतों के गठन के संदर्भ में 1953 एक डेट आता है, एक साल आता है 1953 ईस्वी में। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहली बार एक अलग राज्य बना। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, किससे, तो तमिलनाडु से अलग होकर के। आप जानते हैं तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा, और 1953 में यह बनता है। ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी, यह याद होना चाहिए डेट, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। 2 केंद्र शासित राज्य बना गया, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, ये लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बन गए। आइए इसको देखना हो तो हम लोग थोड़ा सा मैप से भी देख लें। अगर हम लोग थोड़ा सा मैप को देखेंगे तो बड़े आसानी से देख सकते हैं, हम इसको देखेंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। अगर हम राज्यों की चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और बीच में देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य आते हैं। फिर पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं ये, और प्लस एक सिक्किम, 8 राज्यों को देख लें। केंद्र शासित राज्यों को देखें तो केंद्र शासित राज्यों की चर्चा करें तो यहीं पर जम्मू कश्मीर, इस तरीके से जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, यह जम्मू एंड कश्मीर है, और यह लद्दाख का क्षेत्र है। तो 2 केंद्र शासित राज्य यही मिल गए। यहाँ दिल्ली और चंडीगढ़, 2 दिल्ली और चंडीगढ़ मिल गए। अब यहाँ देखेंगे दादर नगर हवेली और दमन दीव, तो दादर नगर हवेली को मिलाकर के दमन दीव को बना दिया गया है। तो दमन दीव और प्लस है ये लक्षद्वीप, 2 यहाँ 4, 2 6। पांडिचेरी देखेंगे, पांडिचेरी आपको दिखाई पड़ेगा, पांडिचेरी यहाँ पर पांडिचेरी आपको दिखाई पड़ेगा, पांडिचेरी 1। और यहाँ पर आएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से देखेंगे 1 2 2 2 4 2 6 और 2 8 केंद्र शासित राज्य है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल राज्य 28 हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है। अब दूसरी अनुसूची को देखेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन है,
दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशन की चर्चा है। पेंशन की चर्चा है। ठीक है। अनुसूची 2 याद रखेंगे। अनुसूची 2 पूछ सकता है कि अनुसूची 2 में या विभिन्न अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशन की चर्चा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 2 है। ठीक है। अनुसूची 2 में देखेंगे तो जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों की चर्चा अनुसूची 2 में दी गई है। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति, हालांकि इनको उपराष्ट्रपति के रूप में ना हो, राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको पेमेंट मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष हैं या फिर मंत्रीगण हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या अन्य न्यायाधीश हैं, इनके वेतन की चर्चा है। जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान में 5 लाख रुपया राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष, और इनको जो है 4 लाख रुपया मिलता है, 4 लाख का पेमेंट मिलता है। जबकि अगर इनको देखेंगे सीजेआई को तो 2,80,000 रुपया पेमेंट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, पेमेंट के रूप में प्राप्त होता है। तो वेतन और विभिन्न अधिकारियों के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों और पेंशन की चर्चा की बात करें तो किस अनुसूची को देखेंगे? अनुसूची 2। ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरी अनुसूची को देखा जाए। तीसरी अनुसूची में देखेंगे विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। शपथ प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। शपथ प्रतिज्ञान की चर्चा है किस अनुसूची में? तो अनुसूची 3 में। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 अगर पढ़ते हैं तो उसमें शपथ प्रतिज्ञान, आप कोई भी नौकरी करते हैं या नौकरी करने जाएंगे, चाहे बड़े पोस्ट पे जाएं या छोटे पोस्ट पे जाएं, आपको शपथ लेना हो तो उस पद के लिए शपथ लेनी होती है और उसके अनुसार आपको शपथ ग्रहण करना पड़ता है। तो विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ की चर्चा है। हालांकि इस अनुसूची में देखेंगे कि मंत्रियों की शपथ की चर्चा है। मंत्री जो हैं उनके शपथ की चर्चा है। संसद जो सदस्य हैं उनके चर्चा है। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ की चर्चा है। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, इनके शपथ की चर्चा है। तो आप जानते हैं मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम करता है कौन? राष्ट्रपति। संसद सदस्यों को भी राष्ट्रपति करेगा या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेगा। विधानमंडल के लोगों को शपथ ग्रहण कराएगा राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के कराएगा राज्यपाल। इस तरीके से सीएजी को भी करेगा राष्ट्रपति। तो इस तरीके से देखेंगे शपथ प्रतिज्ञान की भी चर्चा दिया। अब हम लोग चौथी अनुसूची को देखेंगे। चौथी अनुसूची को देखा जाए। चौथी अनुसूची को देखेंगे, इसमें राज्यसभा में सीटों की बंटवारा, राज्यसभा में सीटों की बंटवारा की चर्चा है। राज्यसभा, आप जानते हैं संसद जानते होंगे। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 और वर्तमान में 200, अधिकतम 250 और वर्तमान में 245 है। 245 में भी आपको बता दें कि 12 मनोनीत होते हैं और 233 जो रहते हैं, 233 और 12, 233 है, यह विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं
और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्य इनको चुनते हैं। तो कहता है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों की बंटवारा की चर्चा किस अनुसूची में, तो अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में सीटों के बंटवारा की चर्चा है। याद रखना होगा कि किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की बंटवारा की चर्चा है, तो अनुसूची 4 में। अब कहता है कि राज्यसभा में सीटों की बंटवारा जो है समानता के आधार पर न होकर, समानता के आधार पर न होकर के कैसे है, तो कहता है कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा है। जैसे आप देखेंगे सर्वाधिक राज्यसभा में 31 सीट यूपी के पास है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, उसी तरीके से बिहार में देखेंगे 16 है, तो बिहार में जो 16 है वह यहाँ की जनसंख्या के अनुपात में है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। तमिलनाडु को भी देख लेंगे, तो तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु को देखेंगे तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या 19 है। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 19 है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों के सीटों की संख्या राज्यसभा में निर्धारित किया गया है, और वह समानता के आधार पर, ऐसा नहीं है कि सारे राज्य हैं तो सारे राज्यों के लिए बराबर बराबर सीटें दे दी जाए, ऐसा नहीं है। जनसंख्या के आधार पर इनके सीटों का बंटवारा किया गया है। 5वीं अनुसूची को देखा जाए। अब 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं दोनों को ही देख लेंगे हम लोग। 5वीं और 6वीं को दोनों को ही देखेंगे। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों की चर्चा है। जनजातियों की चर्चा है, और इनके कहता है कि प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की चर्चा है, प्रशासन की चर्चा है। अब देखेंगे, कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्या होते हैं, तो अनुसूचित जनजाति को अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, ट्राइब्स या ट्राइबल्स भी बोलते हैं इनको। वैसे लोग, भारत के वैसे लोग जो पहाड़ी इलाकों में, जंगली इलाकों में, दुर्गम इलाकों में समाज के मुख्य धारा से कट करके रहते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अब कहता है कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा दिया गया है, तो कहता है कि भारत में राष्ट्रपति को यह ताकत है या राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा और कौन से क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा, यह घोषित कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यह जो है राज्यपाल के अनुशंसा पर करता है, राज्यपाल के अनुशंसा पर करेगा। लेकिन कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास निहित है, तो राष्ट्रपति में। अनुसूचित क्षेत्र, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए या अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र घोषित किया जाए, यह शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों की चर्चा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, तो दोनों अनुच्छेद है, 2 अनुच्छेद है। एक 6वीं अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां हैं उनकी चर्चा है। और कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अगर हम ऐसे मैप बना करके देखें तो यह देखेंगे ये भूटान हुआ, सिक्किम हुआ, और इस तरीके से ये अरुणाचल का क्षेत्र हो जाता है, ये मणिपुर और मिजोरम का ये क्षेत्र जो है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे असम, ये मेघालय, यह जो है त्रिपुरा, यहीं पर त्रिपुरा है, मतलब त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 4 क्षेत्रों में, यह जो 4 क्षेत्र देख रहे हैं या 4 राज्य देख रहे हैं, यह जनजातीय बहुल इलाका है। और इन जनजातीय बहुल इलाकों में राज्यपाल को यह शक्ति दिया गया है कि अगर राज्यपाल चाहे तो इन क्षेत्रों में
स्वायत्त शासन लागू कर सकता है, स्वायत्त शासन या ऑटोनोमस बॉडी घोषित कर सकता है। जिस क्षेत्र को भी चाहे राज्यपाल, इन राज्यों के राज्यपाल जो है इनको स्वशासन मतलब स्वशासी राज्य घोषित कर सकते हैं या स्वशासी क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूची 5 में देखें कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राज्यपाल के अनुशंसा पर। जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय हैं, उन जनजातियों के लिए स्वयं शासन अगर घोषणा करना है तो कौन करेगा? तो राज्यपाल। और इन दोनों अनुसूचियों, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों की चर्चा किससे है? तो एसटी से है, ट्राइबल से है। यानी ट्राइबल्स के कल्याण या शेड्यूल्स ट्राइब्स के कल्याण की चर्चा अगर भारतीय संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में। लेकिन अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और 4 राज्यों के। यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में अनुसूची 6 में प्रश्न पूछता है कि अनुसूची 6 में निम्नलिखित में किन राज्यों की चर्चा नहीं है, और वहां पर मिजोरम की जगह पर कहीं मणिपुर दे दे, तो आंसर होगा क्या? मणिपुर। ठीक है, तो इस तरीके से देखें अनुसूचियों की 6 अनुसूचियों को देखें। हम लोग अब देखेंगे 7वीं अनुसूची को। ठीक है, सातवीं अनुसूची को देखा जाए। 7वीं अनुसूची तो कहता है कि 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, या कह दें विधायी शक्तियों का बंटवारा, विधायी शक्तियों का बंटवारा, या इसे लेमन तरीके से कह दें कि कौन से विषय पर केंद्र और कौन से विषय पर राज्य जो है कानून बनाएंगे। कानून बनाने के विषयों की चर्चा, कानून बनाने के विषयों की चर्चा है। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दें, या विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दें, या कानून बनाने के विषयों की चर्चा है किस अनुसूची में? तो 7 में। और यह देखेंगे 7वीं अनुसूची में क्या क्या है। केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची में पहले 97 विषय थे, अब बढ़कर के इसमें 100 हो गए हैं। केंद्रीय सूची केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और वर्तमान में कुल विषयों की संख्या आपको याद रखना होगा कितने हैं? तो 100 हैं। राज्य सूची, राज्य सूची पहले राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, राज्य सरकारों को है, राज्य सरकारों को है। और इसमें जो है पहले 66 विषय थे, लेकिन घट करके अब जो है 61 हो गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विषयों को इसमें से घटा करके समवर्ती सूची में रखा गया है। आएंगे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले विषय जो थे 47 थे, अब 52 हो गए। पहले 47 थे, अब 52 हो गए। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही, केंद्र भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों ही। अनुच्छेद 254 अगर याद करें तो अनुच्छेद 254 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 कहता है कि केंद्र एवं राज्य जो है दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में किसी बात के लेकर के टेंशन हो तो वैसी स्थिति में केंद्र को वरीयता दी जाती है, केंद्र सरकार को वरीयता दी जाती है। अनुच्छेद 254 में यह बात दिया हुआ है। अब देखेंगे तो केंद्रीय सूची, जैसे आप जनरली ऐसे समझेंगे केंद्रीय सूची, इसमें 100 लिस्ट दिए रहेंगे, 100 लिस्ट हैं।
जिनको अभी लिखाना आसान काम नहीं है या बताना आसान काम नहीं है, फिर कभी इसकी चर्चा कर लेंगे। तो केंद्रीय सूची में जो केंद्र सरकार जनरली कानून बनाती है उसे केंद्रीय सूची के रूप में देखें। जैसे विदेश मामले हैं, रुपया पैसा का मामला है, वित्त का मामला है, गृह मंत्री के जी में जो है शासन प्रशासन, ये सारी बातें जो है केंद्रीय सूची के विषय आते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकारें जो कानून बनाती हैं, प्रशासन है, स्कूल है, शिक्षा है, ये सारी जो है राज्य सूची के विषय थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस में जो है शिक्षा को, 42वें संविधान संशोधन याद रखेंगे इसको, 42वें संविधान संशोधन की शिक्षा को, वन को, जानवरों को यानी वन जीव, वन को, जानवरों को, पंछियों को और मापतौल को यहाँ से राज्य सूची से हटा करके इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। शिक्षा, वन, जानवरों, वन्य जीव, वन के पंछियों एवं मापतौल के संरक्षण की अगर बात करता है तो यह ला करके कहाँ डाल दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में इसके अलावा कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण की भी चर्चा जो है इसी समवर्ती सूची में मिलता है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र एवं राज्य को है, जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य सरकार को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अनुच्छेद 352 लागू होता है, अनुच्छेद 356 लागू होता है, अनुच्छेद 360 लागू होता है, अनुच्छेद 249 है, तो अगर हम इन अनुच्छेदों की बात करें तो यह अनुच्छेद अगर लागू होते हैं तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकती है। और यह जो है भारतीय संविधान की संघीय परिकल्पना को शो करता है, भारतीय संविधान के एकात्मक परिकल्पना को शो करता है। नहीं तो जनरली केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही बनाती है। एक और आता है अवशिष्ट शक्तियां, और जो भी बच जाती हैं बातें अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, और इस पर कानून बनाने का हक जो है केंद्र सरकार को है। फिर जो है आगे अनुसूचियों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।